हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूके ट्रिपल एस सी लैब असिस्टेंट एंड एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के लिए चैप्टर नंबर 2 है इस वीडियो सीरीज़ का। प्रीवियस चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं और ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा यूके ट्रिपल एस सी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम को ज़रूर कनेक्ट कर लें, ज्वाइन कर सकते हैं आप टेलीग्राम को। यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पीडीएफ होगा। चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो सीरीज़ में, न्यू वीडियो सीरीज़। इसमें सारी अभी हम थ्योरी चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। जल्द ही हम कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू क्लासेस। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो लेक्चर को। तो यहाँ हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको आप नोट्स में भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को मैं लेके आया हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही इंक्लूड कर रहा हूँ जिनकी पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये वाले जो डीप टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी मैं एक थ्योरी चैप्टर में सेपरेटली पहले मेरी एक सीरीज़ थी उसमें कवर करा चुका हूँ यूके ट्रिपल एस सी लैब असिस्टेंट के लिए। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसके बारे में मेन चीज़ जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये टॉपिक्स इंक्लूड कर रहा हूँ। तो देखो, लीव्स में जो पेड़ों की पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो क्लोरोफिल होता है ये क्या करता है? ये सूर्य की जो किरणें होती हैं, जो सनलाइट गिरती है लीव्स पर, उसको कैप्चर करने का काम करता है। इसी क्लोरोफिल की हेल्प से जो है, जो सूर्य की किरणें हैं, द एनर्जी ऑफ सनलाइट जो है वो कैप्चर करी जाती है प्लांट्स के द्वारा, और इसी एनर्जी को क्या करते हैं प्लांट्स? फूड बनाने में यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में इस एनर्जी का यूज़ करके प्लांट क्या बनाएंगे? अपना भोजन बनाते हैं, और इस भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ये कंप्लीट आपका एक फॉर्मेशन है फोटोसिंथेसिस का। यहाँ से क्वेश्चन घुमा घुमा कर आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई क्लोरोफिल का क्या यूज़ होता है, एमसीक्यूज़ में पूछ लेगा। तो कैसा है? ये ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक। और ये ग्रीन पिगमेंट कहाँ पाया जाता है? लीव्स में पाया जाता है प्लांट्स की। और इसका काम क्या होता है कि ये जो भी सनलाइट गिरती है लीव्स पर उसको कैप्चर करने का काम करता है, ठीक है। और इस एनर्जी से फूड बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं फूड किसकी प्रेजेंस में? CO2 की प्रेजेंट में प्लस H2O की प्रेजेंस में। तो देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लस वाटर क्या बनेगा हमारे यहाँ पर? कार्बोहाइड्रेट्स प्लस क्या रिलीज़ करेंगे प्लांट्स? ऑक्सीजन। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखना। सम प्लांट्स, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे ग्रीन एल्गी हुई, साइनोबैक्टीरिया हुई, कैन ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। कि भाई ये प्लांट कुछ ऐसे हैं, इनको ध्यान रखना, जैसे ग्रीन एल्गी हो गई आपकी, साइनोबैक्टीरिया हो गई, ये भी फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉमनली रिटर्न एज, इस इक्वेशन को ऑलवेज ध्यान रखना, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनेगा आपके पास? ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, फूड है ये। C6H12O6 और क्या रिलीज़ होगी? ऑक्सीजन रिलीज़ होगी। तो भाई हमको पता है कि पेड़, जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 को एटमॉस्फेयर से कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। रात के समय पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती। सनलाइट नहीं होगी तो भैया फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी। तो ये हमारे पास एक पूरी चीज़ हो गई फोटोसिंथेसिस के बारे में। आई होप आपको ये हेल्प करेगा समझने में। देखो, यहाँ से मैं मेन चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं, डीप स्टडी नहीं करेंगे। डीप स्टडी के साथ साथ हम क्या करेंगे? टारगेट करेंगे उन क्वेश्चंस पर जो एग्जामिनेशन और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ टॉपिक के बारे में जो आता है प्लांट्स के बारे में। देखो, यहाँ से ये बायोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं बहुत ही यूज़फुल हैं, ये मैं प्रीवियसली भी आपको करा चुका हूँ, डिटेल में सारी चीज़ों को समझा चुका हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं सेल वॉल के बारे में कि कोशिका भित्ति क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। इसका एक हिंदी का पीडीएफ आपको नेक्स्ट पेज पर मिल जाएगा। तो सेल वॉल क्या है? एक प्रकार का सेलुलोज है, एक रिगिड लेयर कहलाती है, यानी कि काफ़ी एक हार्ड लेयर होती है जो प्लांट्स में पाई जाती है। किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, और ये सबसे बाहरी परत होती है। इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, किसी भी कोशिका की जो बाहरी परत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। कोशिका भित्ति होती है। इसके नीचे क्या पाई जाती है भाई? सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। देखो, यहाँ पर ध्यान देना कि जो हमारी सेल होती है यानी कि कोशिका होती है, उस कोशिका की सबसे बाहरी परत को हम बोलते हैं सेल वॉल, और ये कैसी होती है? हार्ड होती है। आउटर लेयर है तो भाई हार्ड होगी, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब इस लेयर के बाद जो दूसरी लेयर आती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो दोनों में कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है। और इसका सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का? ये प्रोटेक्ट करने के काम में करती आती है सेल का जितना भी स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, जो भी स्ट्रक्चरल सपोर्ट होती है, जो संरचना होती है सेल वॉल की,
वो इसका मेन काम होता है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको संरक्षित करने का मेन वर्क होता है सेल वॉल का। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ये क्या है भाई, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है दैट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द सब्सटेंस फॉर एंट्री एंड एग्जिट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। बात समझ में आ गई। देखो बाहरी परत जो है कोशिका की, उसको हम बोल रहे हैं सेल वॉल। ये जो भी सेल की शारीरिक संरचना है, शारीरिक बोल लो या स्ट्रक्चरल बोल लो, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। उसके बाद आती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, सेमी होती है, हार्ड नहीं होती है, सेमी परमेबल होती है। एक परत होती है जो रेगुलेट करने का काम करती है। जितने भी आइटम्स हैं, जितनी भी एंट्री हो रही है, चीज़ों की एंट्री या एग्जिट हो रही है, वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास केंद्रक, न्यूक्लियस। भाई इनको मैं डिटेल में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना, बिल्कुल फिगर्स के साथ में मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मेक श्योर यहाँ हम क्या कर रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं और एक नोट्स फॉर्मेशन कर रहे हैं बिल्कुल शॉर्ट में। जो लोग ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना चाह रहे हैं अभी के लिए, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से भी अगर आप प्रिपेयर करोगे तो काफ़ी कुछ आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाएगा। न्यूक्लियस क्या है भाई, न्यूक्लियस जो है केंद्रक कहलाता है, हिंदी में इसको केंद्रक बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप बोल सकते हो कि भाई ये एक जान होती है, एक सेंट्रल पार्ट होता है सेल का, कोशिका का, और इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी जो है केंद्रक पर होती है। डीएनए ऑफ द सेल एंड देयर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फॉर ग्रोथ एंड सेल डिवीज़न। देखिए किसी भी कोशिका की ग्रोथ के लिए सारी जानकारी किस चीज़ में मौजूद होती है, न्यूक्लियस में मौजूद होती है। एक प्रकार का ये क्या है, डीएनए है। इसमें क्या है, सारी हेरिडिटी, आनुवंशिकता इन्फॉर्मेशन पाई जाती है। आनुवंशिकता जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो केंद्रक में पाई जाती है। ये ग्रोथ के लिए, जितने भी हमारी सेल होती है उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी वृद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आप ऐसे समझ सकते हो बिल्कुल सेंट्रल सिस्टम है, बीच में जो पाया जाने वाला एक सेंट्रल सिस्टम है। ये सारी ग्रोथ को रेगुलेट करेगा, ठीक है। इसी में सारा डीएनए होगा और इसी में ही आपकी सारी हेरिडिटी होगी। ये सारी चीज़ें हमारी न्यूक्लियस में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वैक्यूल। अब वैक्यूल के बारे में जानते हैं भाई, वैक्यूल क्या है भाई, इसको समझते हैं। देखो तो द मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय द वैक्यूल। वैक्यूल क्या है, ये देखो यहाँ अगर मैं सेल को इस तरीके से डिफाइन करूँ, यहाँ बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जिसमें मेनली सारी चीज़, सारे एलिमेंट्स पाए जाएंगे कोशिका के, वो वैक्यूल कहलाता है, ठीक है। इट इज़ सराउंडेड बाय टोनोप्लास्ट। ये किस चीज़ से सराउंड होता है, टोनोप्लास्ट से सराउंड होता है। द वाइटल रोल ऑफ वैक्यूल इज़ टू प्रोवाइड सपोर्ट अगेन द प्रेशर ऑफ द सेल वॉल। देखिए सेल वॉल यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है, बाहर की जो लेयर होती है, उसका प्रेशर को सपोर्ट करने का काम करता है आपका वैक्यूल। समझ में आ गई भाई, फिगर से आपको बहुत जल्दी से क्लियर हो जाएगा जो मैंने आपको अपने डिटेल थ्योरी लेक्चर में बताया है, अगर आपको समझने में परेशानी हो रही है तो। गोल्गी एपरेटस यहाँ केवल एक रिवीजन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि पहले जो लोग क्लास ले चुके हैं उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। गोल्गी एपरेटस क्या है, दे एक्ट एज ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कोशिका में ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि कोई भी चीज़ ले जाने का जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, गोल्गी एपरेटस करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहलाते हैं कोशिका का। एज दे ट्रांसपोर्ट वेरियस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं अलग अलग तरीके के, उसको विभिन्न पार्ट्स में कोशिका के पहुंचाने का काम कौन करते हैं, गोल्गी एपरेटस करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में राइबोसोम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा जाता है ये सेल वॉल में, सेल में कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, सेल के एलिमेंट्स चल रहे हैं, जितने भी सारी चीज़ें पाई जाती हैं सेल के अंदर उनको हम डिस्कस करेंगे। गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम्स, तो ये क्या है, दे आर दी साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या है भाई, एक मेन चीज़ है। राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में कार्य करता है। ऑल्सो टर्म्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका को सारा प्रोटीन राइबोसोम्स से मिलता है, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। दे ब्रेक द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो जटिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, उनको ब्रेक करने का काम करते हैं और वहाँ से हमें क्या मिलेगी, प्रोड्यूस, एंड दे प्रोड्यूस एनर्जी एंड हैंस कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कि कोशिका का जो पावर हाउस कहलाता है, जहाँ से एनर्जी मिलती है कोशिका को, सेल को, वो क्या होता है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और ये कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि जटिल जो अणु होते हैं, उनको ब्रेक करता है, वहाँ से एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहलाता है। लाइसोसोम्स,
देखो गोल्गी एपरेटस क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है सारी चीज़ों को सेल्स के अंदर। किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। राइबोसोम्स क्या कर रहा है भाई, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस देता है। लाइसोसोम क्या है, इनको हम बोलते हैं सुसाइडियल बैग्स, है ना। और ये क्या करते हैं, इनमें एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, कैपेबल टू डाइजेस्ट द होल सेल इटसेल्फ, यानी कि बेसिकली जो लाइसोसोम्स होते हैं इनको हम टर्म करते हैं सुसाइडियल बैग्स, और इसमें सारे एंजाइम्स जो हैं, जो डेड एंजाइम्स हैं, वो जाकर डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो लाइसोसोम्स आपका ये हो गया। तो आई होप ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, वैक्यूल, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये सारे के सारे मैंने हिंदी में आपका यहाँ पर चीज़ें दे दी हैं। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम है तो आप हिंदी वाला PDF इस्तेमाल कर सकते हैं, टेलीग्राम पर कनेक्ट कर लेना, मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आता है भाई कुछ इंफॉर्मेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे राइबोसोम्स कैसे क्या कहलाते हैं भाई, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक बेसिकली एक प्रकार का लिक्विड होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट राइसोसोम्स जो हैं वो सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था भाई, ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया था जॉर्ज पैलेडे ने, इनको ऑब्जर्व किया था राइसोसोम्स को सेल के अंदर 1953 में। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछने के लिए मिल जाते हैं। राइसोसोम्स क्या कहलाते हैं भाई, प्रोटीन सिंथेसिस कहलाते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं, यानी कि सारा प्रोडक्शन किसका, प्रोटीन का, राइसोसोम्स के थ्रू होता है। लाइसोसोम्स क्या है, सुसाइडियल बैग्स, यानी कि वहाँ पर एंजाइम क्या होते हैं, मृत्यु होती है डेड एंजाइम्स की लाइसोसोम्स में। राइबोसोम्स में क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं ये। देर आर 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, 2 प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं यहाँ पे, यूरोकैरियोटिक राइबोसोम्स या प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। जैसे यूरोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, इसी प्रकार के यूरोकैरियोटिक राइबोसोम्स और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं। यूरोकैरियोटिक राइबोसोम्स क्या होते हैं, इनको हम 80s भी बोलते हैं और इनको 70s बोलते हैं। अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूरोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो सिंपल सी चीज़ है, दो प्रकार के हमारे पास राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पर, और कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। राइबोसोम्स की संरचना का संगठन अगर हम देखें तो ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल, जिसको हम बोलते हैं RNA, और प्रोटीन से बने होते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। RNA प्लस प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है उससे हमारे पास क्या बनेंगे, राइबोसोम्स बनेंगे। 17S क्या है, प्रोकैरियोटिक्स राइबोसोम्स हैं। 18S क्या है, यूरोकैरियोटिक्स राइबोसोम्स है। अब इसमें संरचना किस प्रकार से होती है इनकी, इसमें 60% क्या होता है, RNA होगा, प्लस 40% प्रोटीन होगा, क्योंकि प्रोटीन और RNA का ही कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, राइबोसोम्स कहलाता है। तो 60% RNA और 40% प्रोटीन क्या कहलाता है, 70S कहलाता है। और 17S का मतलब क्या है भाई, 17S का मतलब है प्रोकैरियोटिक्स राइबोसोम्स, ठीक। 80S क्या कहलाता है, यूरोकैरियोटिक्स राइबोसोम्स। इसमें 40% RNA होता है, जस्ट अपोजिट कर दो, और 60% प्रोटीन होता है, यानी कि यहाँ पर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, RNA की मात्रा कम होती है, तो वो 80S कहलाते हैं, यानी कि यूरोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में 60% RNA हो गया, 40% प्रोटीन हो गया। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन थी। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।